नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात गोरखपुर से खबर है, जहां कोरोना के खिलाफ एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम ने चरगावा में बने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। तो सीएम ने चरगावा में बने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि यूपी में कोरोना केस कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा यूपी में 2,25,000 एक्टिव केस हैं। कल यूपी में 23,000 नए मामले आए थे और आज 21,000 पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना के खिलाफ हमारी रणनीति सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री खुद ही हर जिले में जाकर अब निरीक्षण कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर की है, जहां पर कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। रात्रि विश्राम उन्होंने गोरखपुर में ही किया और उसके बाद कई कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया। तो कोरोना के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री एक्शन में हैं और यही वजह है कि लगातार कोरोना केसेस में गिरावट भी देखने को मिल रही है। और उसके बाद जो मौजूदा हालात है उस पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रही है। कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही थी वो घट रही है। और ये जो तस्वीर है वो गोरखपुर की है, जहां पर कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहां की स्थितियों के बारे में अधिकारियों से बातचीत की, समीक्षा बैठक भी हुई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, वहां मौजूदा हालात क्या है, उन सभी परिस्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां के अधिकारियों से बातचीत की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वैक्सीनेशन सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। वैक्सीन लगाने जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत उन्होंने की और मेडिकल स्टाफ से भी उन्होंने उनका हालचाल भी पूछा और वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के बारे में भी वो जानकारी ले रहे थे। तो चरगावा में बने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। गोरखपुर की तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और गोरखपुर के बाद मुख्यमंत्री का अयोध्या भी दौरा है। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकेंड वेव के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन का परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट को ध्यान में रख करके बृहद पैमाने पर अभियान चलाया है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 85,000 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहीं यूपी में 18+ वालों का वैक्सीनेशन अभियान जारी है और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पर आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मारामारी भी चल रही है। आपको बता दें कि 15 मई तक वैक्सीनेशन के सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। रविवार को 15 मिनट में ही फुल हुआ सभी स्लॉट। तो 18+ के लिए जो वैक्सीनेशन अभियान है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अब इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसी को वैक्सीन लगे, लेकिन इस वक्त वैक्सीनेशन के मद्देनज़र यानी कि सभी सेंटरों पर यह देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बाद यानी 15 मिनट के अंदर ही रजिस्ट्रेशन यानी जितने भी कोटा है यानी कि जो आपके पास वैक्सीन है उस वैक्सीन के अनुसार से 15 मिनट के भीतर
15 तारीख तक पूरे तरीके से फुल हो चुके हैं, सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी क्रेज है वैक्सीन को लेकर। और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक अभियान के तहत वैक्सीन लगाने का कार्य चल रहा है। तो वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए लोग टूट पड़े हैं और यही वजह है कि 15 मई तक वैक्सीन के सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि रविवार को 15 मिनट में ही फुल हुआ था पूरा स्लॉट, और ऐसे में लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी भी बारी आए। बारी आने के तुरंत बाद लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर, यानी अपने नज़दीकी जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर पहुंचते हैं और वैक्सीन लगाते हैं। तो कोरोना को लेकर लगातार जो है कोशिशें हो रही है कि कोरोना को कैसे हराया जाए, और ऐसे में हम भी रोज़ आपको जागरूक करने के लिए किसी न किसी खास मेहमान के साथ आते हैं कि आपको एहतियात के तौर पर किस तरीके से सावधान रहना है। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ, कोविड टास्क फोर्स की मेंबर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो स्थिति है पूरे देश भर में कोरोना को लेकर, हर कोई परेशान है, दुखी है। जो लोग ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उनका इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उनके मन में भी एक डर बना हुआ है कि कहीं हम भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाएं। हमें किस तरीके से बचना चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी आपदा और इतनी बड़ी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है कि मैं अगर आपको शुरुआत करना मतलब शुरू से बताऊं तो वाकई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, जो लोग बचे हुए हैं बहुत फॉर्चुनेट हैं, बिकॉज इस टाइम ऑलमोस्ट लाइक कम्युनिटी लाइक स्प्रेड है। तो इसका मतलब है या तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है या उनका रखरखाव, उनका डिसिप्लिन, उनकी साफ सफाई वो बहुत अच्छी है। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट उन लोगों के लिए। लेकिन आगे भी बचे रहें। जब भी इतना ज्यादा वायरल एटमॉस्फेयर आसपास है, उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी होगी। पहले आप एक मास्क पहनते थे, अब आपको डबल मास्क पहन के बाहर जाना है। अगर आपके घर में कोई विजिटर आ रहा था और उसने मास्क नहीं लगाया होता था तो आप बहुत पोलाइटली उसको बोलते थे। अभी आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोलना है। आपको बिना जरूरत के घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, वैसे भी लॉकडाउन है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो अपनी एहतियात करके डबल मास्क लगा के, चाहे तो शील्ड ले लें, और ये ध्यान रखें कि हाथ से छुआ हुआ अपने मुंह और नाक में ना छू जाए। घर वापस आके नहा लें। जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, अगर आपके आसपास कोई पेशेंट है तो प्लीज वो जो आइवरमेक्टिन वगैरह दवाइयां वो ले लें। और अगर जरा सा भी कोई सिम्टम होता है तो टेस्ट करा लें, बिकॉज शुरुआत में जब नेग्लेक्ट हो जाता है केस तो बाद में केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो डिनायल में ना रहें, अवॉइडेंस में ना रहें, रियलिस्टिक रहें। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिल रहा है, 3-4 दिनों में, कि कोरोना केसेस जो उसकी जो रफ्तार थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से घट रही है। यानी जहां 30,000 35,000 देखने को मिल रहा था उत्तर प्रदेश में, वो अब 20,000 21,000 पर पहुंचा है। और पूरे देश भर की अगर बात कर ली जाए, 4 लाख के पार 2 दिन पहले तक जो केसेस हम देख रहे थे, लेकिन उसमें अचानक से गिरावट अब देखने को मिल रही है। क्या वजह है? जी, मैं तो अभी सलाह नहीं दूंगी कि आप अपने गार्ड्स को लोअर करें, बिकॉज ये जो डिक्लाइन देखने को मिला है, ये जो सरकारों ने मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं और लोग जो घर में बैठे हैं उसकी वजह से है। लेकिन ये वायरस का एक साइकिल होता है, वह 1 से 14 दिन का साइकिल होता है। तो अब जो पहले दिन इन्फेक्ट हो गया वो तो स्टैटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट होगा, और फिर 14 दिन के बाद एक नया साइकिल शुरू होता है। तो अगर लोग घर में बैठे हैं और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है तो भी कुछ दिनों तक केसेस बढ़ेंगे, उसके बाद स्टैटिक होंगे, उसके बाद डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ग्राफ होता है, ये एकदम से ना ऊपर जाता है ना एकदम से नीचे आता है, और अगर नीचे आता है तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल अभी बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। बिल्कुल। जहाँ तक मेडिसिन की बात कर ली जाए, शुरुआती दौर में जैसे हम हैं या कोई आम आदमी जो बिल्कुल ही स्वस्थ हैं और वो बचना चाहते हैं और अपने घर में ही रह करके पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एहतियात के तौर पर हमें वो अभी कौन कौन सी मेडिसिन है
जो लेना चाहिए ताकि आगे बचाव हो सके? देखिए, सबसे पहले तो एक्सपोजर को बचाना जरूरी है कि आप उन व्यक्तियों के कांटेक्ट या उनके एनवायरनमेंट में ना आए जिनको वायरस ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है, शायद उन्हें पता है या नहीं पता है। दूसरी बात, अपनी इम्यूनिटी पे, रोगों से लड़ने की अपनी ताकत पर थोड़ा काम करें, यानी खान पान ठीक से खाएं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी ये सब लेते रहें, पानी की मात्रा ज्यादा लें, अपनी 6 से 7 8 घंटे की नींद लें, थोड़ा सा धूप में अपने आप को एक्सपोज करें। तो वो जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो दुनिया भर में चीजें बताई जाती हैं वो सब करें, और इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, और आप अच्छा सोचेंगे, डिटर्मिनेशन से कहेंगे कि मैं किसी भी हालत में अपने अंदर ये बीमारी का प्रवेश नहीं करना चाहता, तो फिर अच्छा ही होगा आपके साथ। ध्यान रखें, साइंटिफिक रहें, नॉन साइंटिफिक ना रहें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और धैर्य के साथ साथ आपको पॉजिटिव रखना, अपने आप में के अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को हराने के लिए। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आपने अभी उस पर जिक्र भी किया कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे आपको सावधान रहना होता है और आपको एहतियात के तौर पर बरतना होता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये जो सीज़न है वो बुखारों का सीज़न है। आमतौर पर भी हर साल इस तरह के इस मौसम में लोग काफ़ी बीमार पड़ते हैं, बुखार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं, और अभी जो बुखार हो रहे हैं उसे सीधे सीधे कोरोना घोषित किया जा रहा है। उसमें क्या फ़र्क है, लोगों को कैसे समझ में आएगा? जी हाँ, सही कह रहे हैं कि वायरल फीवर भी तो होता ही है, खांसी जुकाम होता ही है, एलर्जिक कॉफ होता है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है और अगर नेग्लेक्ट हो जाएगी तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, तो इसलिए पहले दिन से अगर आपको जरा से भी सिम्टम आते हैं, यानी कि आपको छींक भी आ रही है, या आपको नाक में खुजली मच रही है, या गले में कुछ ऐसे लग रहा है खराश टाइप है, तो एक दिन ऑब्जर्व करें, अपने आप को दूसरों से जरा दूर हटा लें। तीसरे दिन अगर आपको लग रहा है बुखार हो रहा है, या सेकेंड थर्ड डे मैं कहती हूँ कि आप टेस्ट करा लें, अगर आपके जगह पर वो टेस्ट आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अपने जरिए वो वायरस औरों तक ना पहुंचने दें। इसके लिए मास्क पहन के रहें, हाथ धो के रहें, दूसरों के टच में ना रहें। अब जैसे मुझे भी ये हुआ था और मैं मरीजों को देखती हूँ तो मैं हर रोज अपने सिम्टम्स चेक करती थी, पर जब ये मुझे हुआ तो मुझे सिर्फ छींकें आ रही थी, तो आई सेड कि नहीं, छींकें इसका क्लासिकल सिम्टम नहीं है, लेकिन समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड कि कुछ भी अनयूजुअल आपके साथ हो रहा है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं, उनको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, उन ग्रामीण इलाके में क्या होता है कि लोग बहुत सावधान नहीं रह पाते हैं, अपने आप को बहुत तरीके से एक दूसरे से बचा नहीं पाते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ जो बुखार से पीड़ित हैं या फिर सर्दी जुकाम जिनको भी है, इलाज के बगैर वो उनकी मौत हो जा रही है, यानी कोरोना होने के बावजूद भी उनको पता ही नहीं चलता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? अगर आपको इन्फ्लुएंजा लाइक, क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके से खबर आई है, रायबरेली या फिर अलग अलग ज़िलों से, जहां ग्रामीण क्षेत्र में लोग समझ नहीं पाए और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, और वो सब बाद में कोरोना पॉजिटिव घोषित किए गए। जी देखिए, अगर आप बुजुर्ग हैं, या आपको सांस की बीमारी है, या आपको ट्यूबरकुलोसिस या कोई हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो आपको पहले सिम्टम से अपने आप को किसी डॉक्टर के संपर्क में लाना चाहिए ताकि वो आपको गाइड कर सके। होने को कुछ ना हो सकता है कि हल्की बहुत कुछ नॉर्मल वायरल फीवर हो, लेकिन आप ये सोच के ना चलें, आप डॉक्टर को ये डिसाइड करने दें। और अगर आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप आउटडोर काम कर रहे हैं, आपको सनलाइट मिल रही है, आप अच्छी हवा पानी है, तो फिर वैसे भी ये नॉर्मली आसानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आप अपने कीटाणु अपने बुजुर्गों तक या अपने उन लोगों तक जो थोड़े नाजुक हैं, उन तक ना पहुंचने दें। तो यहाँ पे आइसोलेशन का बहुत रोल है, और क्योंकि गांव में खुली जगह होती है, इतना ज्यादा मारामारी नहीं है शहरों की तरह की एक ही गली में 25-25 घर हैं, तो प्लीज उसका लाभ उठाएं, खुली हवा में रहें, 10-10 फीट दूर रहें लोगों से, और नेचर को अपना काम करने दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर निम्मी, आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को आपने अभी देखे होंगे जो कोरोना पॉजिटिव है और जिनकी मौत भी हो गई है। किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है और क्या क्या दिक्कतें वहाँ पर फेस करनी पड़ती है?
देखिए, शुरू का एक हफ्ता जो वायरल रेप्लिकेशन फेज होता है और सेकेंड वीक जो होता है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन का फेज होता है। तो जो वायरल रेप्लिकेशन फेज है उसमें सिम्टम्स होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार होता है, 5 से 6 दिन बुखार रहता है। अगर हल्का फुल्का 99 तो 100 डिग्री फीवर है और वो छठे दिन खत्म हो गया है और आपका जुकाम भी खत्म हो रहा है और आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी ताकत आ रही है, इसका मतलब आप रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है, चेस्ट पेन है, खांसी करते हुए आप हांफ जाते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से कम है और चलने फिरने के बाद तो और भी कम हो रहा है जी, अब इसका मतलब है वायरस आपके फेफड़ों तक पहुंच चुका है, ये अंदर इंफॉर्मेशन कर रहा है, ये आपको आगे तंग करेगा ही करेगा। तो आप अपना HRCT नाम का एक टेस्ट है वो करा लें और इसका स्कोर अगर 6 से ज्यादा है तो प्लीज किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के संपर्क में रहें। बहुत सारे ब्लड टेस्ट है जिनसे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये मरीज माइल्ड है या ये खराब होने वाला है। तो वो टेस्ट पहले तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और 9वें दिन हम बताते हैं। तो एक्सरे, ये जो CT स्कैन है और ये टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मरीज आसानी से इसको झेल लेगा और किस मरीज को ये भारी पड़ने वाला है। जी, अभी एक बहुत बड़े डॉक्टर ने ये बात कही थी, जो CT स्कैन है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। नॉर्मली तौर पर लोग CT स्कैन पर जोर देते हैं, लेकिन उसे नहीं कराना चाहिए तुरंत में। सबको कराने की जरूरत नहीं है, पहले हफ्ते में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, बहुत ज्यादा खांसी है, पहले कोई हिस्ट्री है कि चेस्ट में कोई कंजेशन, निमोनिया रह चुका है या TB रह चुकी है या 50 साल से ज्यादा उम्र है या शुगर है आपको, तो आपको CT कराना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके जरिए ही हम बीमारी की सिवियरिटी पता लगा सकते हैं। हाँ, CT थोड़ा सा रेडिएशन रिस्क होता है, लेकिन जान बचाने के लिए कराना पड़ता है। 10 से 12 एक्सरे जितना इसमें रेडिएशन होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जी, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए, जैसे कि इस वक्त जो पूरे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में कोविड को लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये जो संक्रमण है वो लगातार फैलता ही जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ाना हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं कि लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। यानी अभी भी मार्केट में हज़ारों के तादाद में लोग घूमते हैं बिना मास्क के, या फिर उन्हें कोई डर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप ज़रा एक बार अच्छे तरीके से बताइए कि ये कितना खतरनाक है संक्रमण, क्योंकि आपके आसपास ही पेशेंट होंगे और आपने देखा भी है कि किस तरीके से उनको फेस करना होता है। मैं एक नेशनल एक लीडर की बात सुन रही थी हमारे क्षेत्र के, जो कि MLA हैं, और उन्होंने जो बहुत सटीक बात की थी, उन्होंने कहा था देखिए मेरी उम्र कम है, मैं ये सोचता था कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मुझे तो वायरस है, अगर मुझे हो भी गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वायरस कहाँ कहाँ पहुंचेगा ये सिर्फ वायरस ही बता सकता है। इवन यंग लोग, 30 साल के डॉक्टर की कल मौत हुई है, यंग लोगों को ये इतना बड़ा स्वास्थ्य का खतरा बन गया है। वी आर लूजिंग पीपल लाइक एनीथिंग। तो जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो तो मुझे लगता है इंसानियत के दुश्मन है। वो ना अपनी चिंता करते हैं, ना अपने परिवारों की, या ना ही समाज की। तो वो बहुत एंटी सोशल लोग हैं, वो बहुत शॉर्ट साइटेड लोग हैं, उन्हें सिर्फ अपना नजर आता है। वो सोचते हैं चीजों का हो चुका है तो अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 लोगों में इन्फेक्शन फैलता है। ये आम वायरस नहीं है, ये बहुत बड़ी एक ग्लोबल वॉर चल रही है, जिसमें अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो आई एम सॉरी, आप बहुत बड़े पाप के भागी होंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी रफ्तार में जो गिरावट आई है, संक्रमण जो कम देखने को मिल रहा है, वो इसलिए कि लोग अपने अपने घरों में हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम फिर से उसी रफ्तार में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, इससे भी ज्यादा। अब थर्ड वेव की ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो गई है, इससे भी वर्ष हो सकता है, आपके बच्चों पे आफत आ सकती है। तो ये सिर्फ एक डिसिप्लिन नेशन और एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही मिलकर इसको कर सकती है, अकेले अकेले कोई नहीं कर सकता। वी हैव टू बी डिसिप्लिन, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़े सेक्रीफाइसेस कीजिए, ये नहीं तो काबू में नहीं आएगा। जी, अब एक तीसरी लहर की हम बात कर लेते हैं। बार बार जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक है और तीसरी लहर जो आ रही है वो न जाने कितने लोगों को अपने साथ लीन लेगी। ऐसे में बच्चों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कैसे? देखिए, बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल काम है। जब तक घर में है तो ठीक है, लेकिन जब एडल्ट को होता है, माँ को होता है, तो माँ से बच्चे को कैसे दूर रख लेंगे आप? तो फिर बच्चे में भी फैलेगा। और अगर वायरस में म्यूटेशन हो गया है और एक नया स्ट्रेन कोई आया है,
जो बच्चों को भी प्रभावित कर। अभी तक ये था कि बच्चों को होगा, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम होगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस सेकेंड वेव में भी बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत हाई है, बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं, बहुत दुख होता है देख के, बच्चे सफर कर रहे हैं। तो अगर तीसरी वेव प्रेडिक्टेड है और म्यूटेटेड वायरस के जरिए प्रेडिक्टेड है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए सरकारों को पीडियाट्रिक हेल्थ फैसिलिटीज का अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और सभी माँ बाप को, सब समाज को, सबको ये ध्यान रखना होगा कि सहयोग दें सरकारों को। ये वेव किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए, और अगर हम कोशिश करें तो रुक सकती है। जी चलिए, कोशिश अगर हम लोग करते हैं सब मिलके तो ये जो तीसरी लहर है वो रुक सकती है, ऐसे डॉक्टर निम्मी कह रही हैं बार बार। और आपको पता है कि ये आप सबके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है कि आप इस वेव को रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, खुद को आप सुरक्षित करें, मास्क लगाएं और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यही सबसे बड़ा उपाय है इस वक्त कोरोना से बचने के लिए। फिलहाल इतना ही।